वित्त राज्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया आज तक को अपना वक्त देने के लिए। और आज दिन भर अगर दो चेहरों पर किसी की निगाहें थी तो एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने सुबह सुबह हनुमान जी के पूजा अर्चना की और उसके बाद बजट लेकर आए देश के लिए। लेकिन तीन वो बड़ी बातें, वो मूल मंत्र जिसके जरिए आप ये विश्वास पैदा कर पाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी को लेकर आगे बढ़ता हुआ ये देश का बजट है। अनुराग ठाकुर जी, मुझे लगता है वित्त मंत्री जी के भाषण में वो सब बातें थी जो आपकी इन बात को पूरा करती हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये बजट इस महामारी के समय एक तुर्प का पत्ता है और मोदी जी की सोच को आगे ले जाने का काम करता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जब पिछले एक वर्ष से लगातार देश के बुद्धिजीवी कह रहे थे कि सरकार को और खर्च ज्यादा करना चाहिए, निवेश करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को और गति मिले, हमने लगातार पहले जान है तो जहान है उस मूल मंत्र पर काम किया और फिर जान भी और जहान भी। और चित्रा जी, अगर आप पिछले 4 महीने देखेंगे, जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा रही और जनवरी में तो रिकॉर्ड 1,20,000 करोड़ रही, दिसंबर में 1,15,000 करोड़ रही। और इस बार भी अगर आप देखेंगे, हमने तय किया है कि हम लोग एमएसएमई सेक्टर पर, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत निवेश करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखें तो 1,18,000 करोड़ रुपया अगर सड़कों के क्षेत्र में हो, 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें, यह अपने आप में दिखाता है। और इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपया हमारा जल जीवन मिशन के लिए हो और 137% की वृद्धि जो है वो तो आपके स्वास्थ्य के बजट पर है। नई योजना जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, स्वस्थ भारत योजना, उसको ऊपर भी 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो, सड़कें अच्छी हो, मेट्रो रेल लाइंस को दुगना किया जा सके, पोर्ट्स की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से यहां पर निवेश ज्यादा हो, यहां पर उद्योग जगत को बढ़ावा मिल सके, एक्सपोर्ट ज्यादा हम कर सकें और इसी तरह से टेक्सटाइल पार्क भी साथ बन सके मित्र के नाम से, ये भी हमने किया है। इससे क्या लाभ होगा? इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे, निवेश भी आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बढ़ेगी। मौजूदा वित्त वर्ष का जो सामने आया है, जो अनुमान लगाया गया है 9.5% का, वहीं दूसरी तरफ विनिवेश के जरिए पैसा इकट्ठा करने की बात सरकार की ओर से की गई है, जिसको विपक्ष एक बड़ा खतरा बता रहा है। उसका ये कहना है कि इसके जरिए तो रोजगार का संकट इस देश में पैदा हो जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेंगे, इससे रोजगार बढ़ेंगे। अगर आप पूर्व में भी जाके देखेंगे, जितना डिसइन्वेस्टमेंट कांग्रेस के टाइम पे हुआ, बीजेपी के टाइम पे हुआ, किसी भी टाइम पे हुआ, उससे रोजगार बढ़े ही हैं। और दूसरा मैं कहूंगा, हमारी बड़ी स्पष्ट नीति है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एक पीएसयू रहेगी कम से कम, उससे ज्यादा भी रह सकती हैं। बाकी सबको प्राइवेटाइज आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा ताकि उनमें निवेश हो सके, रोजगार बढ़ सके और उसको और गति मिल सके। हम कोई छिपाकर काम नहीं कर रहे। 1,73,000 करोड़ का हमने प्रावधान रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो हम करने वाले हैं, अचीव करेंगे इस साल। और जिस तरह से रिकॉर्ड एफडीआई इस साल देश में आई है, महामारी के बावजूद रिकॉर्ड एफडीआई आई, वो अपने आप में दिखाता है कि लोग मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात, हम लगातार जब अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम डीएफआई बनाने जा रहे हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके माध्यम से क्या होगा, लंबे समय तक आपको पैसा मिलेगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए। बैंकों में हमने पहले भी कैपिटलाइजेशन की, अब हम और करने वाले हैं। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी को हम बेचने जा रहे हैं ताकि उसमें और निवेश हो, उसका और विकास हो सके और कंपटीशन ज्यादा बढ़े। फिर हम एफडीआई का जो 49% से बढ़ाकर 74% इंश्योरेंस सेक्टर में करने वाले हैं, इससे भी रोजगार और बढ़ेगा और इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ी बात तो आप कह रहे हैं विश्वास जताने की भी, लेकिन अनुराग जी, ममता बनर्जी का बयान सामने आया इस पेपरलेस बजट के बाद। उन्होंने कहा कि देश का ये पहला पेपरलेस बजट जरूर है, लेकिन इसमें सब कुछ बेच दिया गया है। और सरकार ने भी खासतौर से इस बजट में उन राज्यों का ध्यान रखा है जहां पर इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो क्या ये चुनावी बजट है? ममता बनर्जी जी बंगाल विरोधी क्यों हैं?
उनको इस बात का कष्ट क्यों है कि मोदी सरकार बंगाल के लिए इतना कुछ दे रही है, क्योंकि ममता जी ने पिछले कुछ वर्षों में जो केंद्र की योजनाएं थी उनको कभी भी वहां पर लागू नहीं किया। यह दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री इस बात का विरोध करती है कि केंद्र की सरकार बंगाल को ज्यादा पैसा दे रही है, जहां दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, असम के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इन्होंने विरोध क्यों किया है? अगर लेह को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, केरल को पैसा मिलता है, तमिलनाडु को, बंगाल को, असम को पैसा मिलता है, विरोध किस बात का है? इनको तो स्वागत करना चाहिए, मोदी जी का सत्कार करना चाहिए। मतलब आप लोगों ने भी ध्यान अगर वहां रखा के ना चाय कि जहां बगानों पर के चुनाव लिए, होने हैं वहां के वहां कर्मचारियों के लिए पैसे लगा दिए जाएं, जिसके जरिए वोट मिल पाए चुनावों में। क्या ये भी लक्ष्य था? देखिए, लेह में कोई चुनाव नहीं है, आंध्रा में कोई चुनाव नहीं है, कर्नाटका में कोई चुनाव नहीं है, उड़ीसा में कोई चुनाव नहीं है, जो बाकी राज्यों को भी दिए गए वहां चुनाव नहीं है। लेकिन आप ये क्यों कहना चाहती हैं? हमने तो पहले कहा था कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करते हैं। और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, उनके लिए हमने लगातार बढ़ चढ़ के काम किया है, आगे भी करेंगे। वहां पर तो चलो भाजपा की सरकारें बनेगी, पश्चिम बंगाल और असम में दोबारा बनेगी, उसके बाद और लाभ ये मिलेगा कि जो केंद्र की योजनाओं को आज तक ममता जी लागू नहीं करती, जब भाजपा की सरकार वहां पर बनेगी तो और अच्छी लागू होंगी। आयुष्मान भारत भी होगी, पीएम किसान भी होगी, बाकी योजनाएं भी लागू होंगी। दरअसल टैब से निकली जो सौगातें हैं यकीनन वो इसी ओर इशारा कर रही हैं जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, असम है। इस वजह से ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। अब जरा मैं आ जाती हूं स्वास्थ्य सेक्टर पे, क्योंकि हेल्थ स्कीम को लेकर सरकार आई है और इस बजट में खासतौर से चूंकि कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा भी था, झेला भी, और अब उससे निकलने का वक्त है, तो इस वजह से सरकार का भी बहुत ज्यादा फोकस स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। ये जो 35,000 करोड़ का कोरोना के लिए बजट निर्धारित किया गया है, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए? क्या फ्री वैक्सीन इसके जरिए दिया जाएगा या फिर वैक्सीन की कीमत कम कर दी जाएगी हर एक के लिए? क्योंकि अभी तो सिर्फ मेडिकल सेक्टर के लिए या जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन्हीं के लिए फ्री है वैक्सीन। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, जो 137% से ज्यादा है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार ने दिया। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है। और इसके अलावा जो 35,000 करोड़ रुपए इसमें वैक्सीन का प्रावधान किया गया, जो आपने भी बात का उल्लेख यहां पर किया, मैं आपको जरा 8 महीने पहले ले जाना चाहता हूं। जब कोविड की महामारी के समय हमने 15,000 करोड़ रुपया कोविड से लड़ने के लिए दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो पीपी किट खरीदने के लिए, मास्क खरीदने के लिए, वेंटिलेटर खरीदने के लिए, दवाइयां देने के लिए, कोविड वॉरियर्स को लड़ने के लिए दिया गया। हमने तब भी राज्यों के सामने कोई सवाल खड़े नहीं किए, पूरे दिल खोलकर मोदी सरकार ने मदद की। आज भी 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन उसके लिए दिया जो हिंदुस्तान ने, दुनिया के गिने चुने देशों में ऐसा देश भारत है जिसने 2 कोविड वैक्सीन यहां पर निर्माण की, और 100 से ज्यादा देशों को हमने सप्लाई की है। ये भारत ने किया है। वासुदेव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। ये 35,000 करोड़ से प्रावधान अभी तक किया, हम आगे और भी करेंगे। कोविड से देश की जनता की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पहले भी थे, और दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर अगर भारत में रही तो मोदी सरकार की नीतियों के कारण रही। आज भी हमने पैसे की कोई कमी नहीं आने दी, आगे भी नहीं आने देंगे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये 2 वैक्सीन तो हैं, इसके अलावा 2 और पाइपलाइन में है जिसका और बल मिलने वाला है। जितनी जल्दी से जल्दी हमारे देश की जनता को वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, उतना लाभ मिलेगा। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे तेजी के साथ इतने लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया है। इस वैक्सीनेशन की तो जरूरत है भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वैक्सीन चाहिए जिससे बूम हो सके और यकीनन हिंदुस्तान उन तमाम देशों में शामिल हो सके जिसका सपना उसने संजो कर रखा हुआ है, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात भी बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है। लेकिन यहां पर आ जाती हूं मैं जरा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, नौकरी पेशा है, उनके सवालों के साथ। टैक्स पेयर के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, मतलब बिल्कुल उनको साइड कर दिया कि इनको किनारे ही रखें, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है। उनको राहत दिए जाने को लेकर कोई भी फैसला आप सब लोग टीवी पर चला रहे। देखिए चित्रा जी, ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार कोविड टैक्स लगाएगी, मोदी सरकार जनता पर और टैक्स लगाएगी क्योंकि पिछले साल कर्जा ज्यादा लिया गया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है,
और मैं मोदी जी का आभार इसलिए प्रधानमंत्री जी का प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि नहीं, जनता पर कोई भी बोझ नहीं पड़ना चाहिए, एक भी रुपए का, और कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, 1 रुपए का टैक्स भी नहीं लगाया गया। ना कोविड टैक्स लगाया है, ना कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया है, ना कोई किसी और तरह का टैक्स लगाया, ना इनकम टैक्स बढ़ाया, कुछ नहीं किया हमने उल्टा लोगों को राहत देने का काम किया है। हम तो जीएसटी रेट्स को भी रैशनलाइज करने की बात करते हैं, हम उसमें और सुधार करने की बात करते हैं, यहां तक कि जो इनकम टैक्स के मुकदमे भी खुल जाते थे, 6 साल पुराने कागज भी निकाल लेते थे, हमने कहा 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। 50 लाख से ज्यादा का केस होगा तब जाके प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से अनुमति मिलेगी, तब जाकर आप उन कागजों में छानबीन कर पाओगे। फेसलेस असेसमेंट भी हमने की, फेसलेस अपील भी इनकम टैक्स में हमने की, और कस्टम में भी हमने तुरंत कस्टम लाए जो पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस और बॉर्डरलेस था। इससे क्या हुआ है, जो इंटरफेस होता था कि अधिकारी या किसी व्यापारी या कर्मचारी के बीच में, हमने उस सबको खत्म करने का काम किया ताकि पारदर्शिता आए, अधिकारियों की जवाबदेही बने, सरकार की जवाबदेही बने और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। अब जब आपने सरकार की जवाबदेही का जिक्र कर ही दिया है, यही कारण है कि तो मैं किसानों को लेकर एक सवाल पूछ लेती हूं, चूंकि हम और आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं उससे कुछ ही दूरी पर किसान लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। किसानों को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान इस बजट में देखने को नहीं मिला, और दूसरा सवाल और भी लोगों के जहन में है, ये जो कृषि सेस है, इसके जरिए आम जनता पर तो कोई भार नहीं डालेगी सरकार। देखिए, पहली बात तो कह दूं, कृषि सेस किसके लिए है? कृषि सेस इसलिए लगाया गया कि इससे किसानों के लिए आधारभूत ढांचा बनाकर दिया जा सके, कृषि से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिया जा सके। आएगा कहां से? हमने आइटम्स तय किए, जो कस्टम ड्यूटी लगती थी हमने कहीं जगह उसको कम किया, उसके बजाय सेस लगाया है। कई जगह एक्साइज ड्यूटी लगती थी, हमने उसको थोड़ा सा बदलाव करके उसमें सेस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है। ठीक है। किसी व्यक्ति के ऊपर 1 रुपए का भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली, इससे केवल पैसा खड़ा किया जाएगा किसानों के लिए, कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। पहली बात तो एक जी। दूसरा, हमने आत्मनिर्भर पैकेज में भी 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। इसके अलावा हमने 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को ऑलरेडी दे दिया, जो आज तक हिंदुस्तान में 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी, मोदी सरकार ने किया। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 70,000 करोड़ मुआवजा के रूप में मिला, मोदी सरकार ने दिलवाया। इसके अलावा खाद की कोई कमी नहीं होने दी। हमने 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की बात कही थी, हमने 2 करोड़ से ज्यादा पिछले 4 महीने में बना दी और 2 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दिया। इस बजट में हमने 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि सुलभ ऋण की सुविधा मिल सके, आसानी से ऋण प्राप्त हो सके किसानों को, यह भी हमने करके दे दिया। हमारे साथ लगातार अनुराग ठाकुर जी जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यकीनन आप लोगों की ओर से आज जो बजट पेश किया गया है, ये चूंकि दशक का पहला बजट है और इसके जरिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, इसी को लेकर हमने अनुराग ठाकुर से चर्चा की।